आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज राजधानी जयपुर में जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, इसके अंदर तमाम तर राजस्थान से जुड़े हुए वंचित समुदाय से संबंधित लोग, जिसमें आदिवासी हैं, दलित हैं और महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, उनसे जुड़े हुए संगठन हैं, वो कौरव ग्रुप के तहत जो एक ग्रास रूट लीडरशिप का इन्होंने प्रोग्राम रखा है और उसमें एग्जीबिशन लगाई हैं। जो राजस्थान के अंदर जो पीड़ित और प्रताड़ित जो तबके हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, कालबेलिया समाज हो, दलित समुदाय हो, आदिवासी हो, मुस्लिम समुदाय हो, पिछड़े हों, उनसे तमाम से संबंधित जो मुद्दे हैं राजस्थान के, उनकी एग्जीबिशन लगा के भी समझाया गया। अंदर हॉल में एक बेहतरीन प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें पूरे राजस्थान के लोग इसके अंदर शरीक हुए हैं। तो यहाँ की जो इस ग्रास रूट लीडरशिप के बारे में जो बताया गया है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं और लोगों ने जो अपनी पीड़ाएं बताई हैं, जो ऐसी पीड़ाएं उनके साथ जो भेदभाव होता था, यानी आज़ादी के 70-75 साल बाद भी, हमारा जो संविधान लागू होने के 70-75 साल बाद भी जो समानता, भाईचारा और भेदभाव रहित एक वातावरण पैदा करने की जो संविधान गारंटी देता है, उन सब चीज़ों पर बात भी हुई कि लोगों के साथ कैसे किस प्रकार से अन्याय होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है और हर किस्म का अत्याचार जो बताया गया। तो यहाँ जो प्रोग्राम का जो आयोजन करने वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे और दूसरे जो लीडर इनके जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं वो आए हुए हैं, उनकी भी पीड़ाएं हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बहन जी, आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? सुजाता खांडेकर। तो आप पहले तो इस प्रोग्राम के बारे में बताइए जो आज आपने आयोजित किया है। जी, तो ये कोरो इंडिया नाम की जो संस्था है, तो महाराष्ट्र में हमारा काम चल रहा है। 2015 साल से राजस्थान में भी काम शुरू हो गया और उसकी सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है वो ग्रास रूट्स लीडरशिप डेवलपमेंट का, जो वंचित समूह से लोग आते हैं तो उनमें नेतृत्व उभर के कैसे आए, वो खुद अपने प्रश्नों को कैसे सुलझाए, इसके बारे में एक बड़ी प्रक्रिया है। 1 साल की प्रक्रिया फेलोशिप की, लीडरशिप की उनके साथ होती है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी प्रश्न नहीं छूटे, क्योंकि किसी का प्रश्न छोड़ाने के लिए इंतज़ार करना ही गलत बात है। बाहर से किसी को आके उस प्रश्न को, आप पूरे देश में काम कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान में भी काम कर रहे हैं। इतने जो 7-8 दशक हो गए देश को आज़ाद हुए, संविधान लागू हुए, लेकिन समस्याएं वैसे के वैसे ही मुंह फैलाए हैं। भेदभाव है, अन्याय है, अत्याचार है। तो आपको लग रहा है कि कहीं सरकारें हैं वो इस काम को करने के लिए, जो किसी भी पार्टी की हों, गंभीर नहीं है? मैं ये कहूँगी कि लोग जब गंभीर हो जाएंगे तो सब अपने आप पे गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो प्रताड़ना होती है, जो अनुभव है भेदभाव वाले, तो लोग जब तक चुप्पी से सहनते हैं और उसको अपना नसीब मानते हैं, तब तक चीज़ें बदलेगी नहीं। तो ये सारा प्रयास है पहले कि उनमें से उनकी जो अंदरूनी ताकत है उसका एहसास उनको हो जाए, वो खुद उभर के सामने आए और अपने जो प्रश्न है उसको छोड़ने का, उसको सॉल्व करने का कुछ तरीका ढूंढने। बदलाव की जो स्पीड चल रही है उससे आप मुतमईन हैं कि हाँ सही चल रही है या कम चल रही है? धीरे धीरे चलेगा, नई बात है तो धीरे धीरे चलेगी, वो अपने आप टेम्पो बाद में ले जाएगी। लेकिन अगर आपने वो अंदर का प्रोग्राम अगर आपने देखा तो जिस तरह से वंचित समूह सारे इकट्ठा हो गए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने क्या प्रयत्न किए हैं उनके प्रश्न सुलझाने के लिए वो बता रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी समूह को अपने साथ ले लिया है। तो ये जताता है कि आगे स्पीड बहुत बढ़ने वाली है। ये जो पीछे एग्जीबिशन लगी हुई है, प्रदर्शनी, ये कालबेलिया समुदाय से संबंधित है। कालबेलिया समुदाय देश का एक प्राचीन समुदाय है और ये घुमंतू एक समाज है जो मतलब गाँव में जड़ी बूटियाँ भी बेचते हैं और सांप का इनका जो दिखा करके खेल अपना रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन इनकी समस्याएं हैं, बड़ी विकराल समस्याएं हैं कि धरती पे इनकी कोई जगह नहीं है जीते जी, और मरने के बाद भी उनकी कोई जगह नहीं है। कि यहाँ जो समाधियाँ रखी हैं, जो लिखा हुआ सामने कि मरने के बाद आंगन में ही इनको अपने मुर्दों को दफन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर छुपते छुपाते रात को कहीं किसी कब्रिस्तान में, शमशान में, जंगल में दफन भी कर दें तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, इनको प्रताड़ित और पीड़ित करते हैं। ये हालत देश की आज़ादी के 70-80 साल बाद भी है, जो इन्होंने पूरी एग्जीबिशन लगा रखी है, समुदाय से संबंधित में है। जी बाबा जी, आप यहीं से हैं? जी। तो आपका शुभ नाम? लूमनाथ जी। लूमनाथ जी, कौन से जिले से हो आप? मैं जोधपुर जिले से। तो ये इसके बारे में बताइए, आप इधर आइए कि ये जो समाधि रखी हुई है आपके समाज की, ये क्या समस्या है?
यो हमारे समस्या यो भी है, मैं जोगी कालबेलिया हूँ, यो पुंगी है, बीन बजाने वाला हूँ, सांप पकड़ने वाला हूँ। अभी मैं बसवान हूँ, हमारे हाँ बहुत ही मुसीबत आ रही है। सर मैं इसमें बताना जी, आप बताइए। मैं इसमें आपका बताना शुभ नाम? चाहता हूँ। मेरा नाम केशनाथ कालबिलिया, जोधपुर जिले से हूँ। लेकिन देश आज़ाद होने के बावजूद भी हमें हमारा ये जो सम्मान मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कालबिली कम्युनिटी या घुमंतु कम्युनिटी के लोग अभी भी ये घरों में दफनाते हैं, क्योंकि हमारा हक और अधिकार हमसे छीने गए हैं। अगर किसी को हक और अधिकार मिले गए हैं, किसी को ज़मीन मिली गई है, तो किसी के शमशान भूमि है तो कुछ लोग हैं इन शमशान भूमि के खंडित कर रहे हैं, मतलब उसका घेराव करके हैं, उसको तोड़ फोड़ करके नुकसान। आप क्या करते हैं? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप? मैं BA फाइनल हूँ सर। अच्छा, तो ये आप ये बताइए, आप पढ़े लिखे इसी समुदाय से जुड़े हुए हैं, क्या इन लोगों के पास, आपके समाज के लोगों के पास क्या राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कहीं ज़मीन आवंटित किया हुआ, ऐसा कोई चीज़ें हैं या सरकार इसको देने के लिए गंभीर है? बिल्कुल है सर। इसमें कुछ काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट संबंधी या राशन कार्ड संबंधी ऐसी कुछ समस्याएं थी, लेकिन हमने उन लोगों की मदद की है और ऐसा हम लोगों ने बनवाया भी है। ज़मीनें भी सरकार ने कोई आवंटित की हैं, नहीं की हैं? ऐसा कुछ कहीं नहीं है। जैसे गांव में पहले स्थिति थी वो कहीं लाके हम लोगों को बिठाया है पास में, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का आवासीय पट्टा या ज़मीन किसी को भी आवंटित नहीं की है। अच्छा, सरकारी नौकरी में जो SC ST OBC होता है, उसमें आप किस कैटेगरी में आते हैं? ऐसी कैटेगरी में। लेकिन सर सरकार ने अभी मान रखा है, जो जोगी शब्द है वो OBC में मान रखा है, जो बोलचाल की भाषा में हमें जोगी कहते हैं, लेकिन हकीकत में हम कालबिलिया सपेरा ही हैं। राजस्थान के अंदर? राजस्थान के सेंट्रल में? पूरे भारत में देखे तो कालबिलिया सपेरा या गोलिया एक ही जाति, एक ही नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में जो जोगी आप करें, राजस्थान में SC में आपको शामिल कर रखा है, सेंटर की जो आरक्षण की सूची है उसमें 21 नहीं है, SC में है, OBC में? SC में, वहाँ भी SC में है। SC में। इन चीज़ों का आप लोगों ने, क्योंकि जो भी वैकेंसी निकलती है सरकार की, तो आपके समुदाय के किसी वैकेंसी में 2-4 आदमी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसके अंदर? आ रहे हैं सर, इसमें मिल रही है नौकरी? मिल रही है सर, लेकिन हमारे नौकरी तभी मिलेगा जब कालबिलिया या सपेरा या गोलिया जाति का सर्टिफिकेट होगा, तभी मिलेगी ये नौकरी, तभी ऐसे आरक्षण में हम शामिल हो पाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि सरकार जो भेदभाव कर रही है वो अपनी जगह है, समाज में भी क्या दूसरे तबके, जो जहाँ जिन गांवों में आप रहते हो, क्या समाज भी आपके साथ भेदभाव करता है? नहीं, दूसरे समाज के लोग भी? बिल्कुल कर रहे हैं। जाट माड़ी लोग कर रहे हैं। जैसे दूसरे समाज के ब्राह्मण भेदभाव कर रहे हैं, जैसे भील कर रहे हैं, मेघवाल कर रहे हैं। आपसी भेदभाव तो गांव में बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हम लोग वाल्मीकि से भेदभाव कर रहे, वो हमारे से कर रहे, नट है, भील बोपा है, ये लोग हमारे से भेदभाव कर रहे हैं। ये हमारे कालबिलिया समुदाय कई वर्षों से एक स्थान से दूसरे स्थान प्लान करना, उनका घुमंतु ही थे हुई, और अभी धीरे धीरे ज्यों भी बदलाव हुआ है तो उस लोग धीरे धीरे एक जगह बसने लगे हैं। तो बसने लगे तो कई जगह उनके लिए आवासीय पट्टे नहीं हैं और शमशान भूमि नहीं है, और रहने के लिए लाइट पानी की बहुत ही कमी है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं भी घुमंतु समुदाय से ही हूँ और स्कूल में पढ़ाता हूँ। और ये गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं, प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में। तो आपने अपने समुदाय को देखा, आप खुद पढ़े हो, तो क्या शहरों में आप लोगों के पास मकान, ये कोई गांव में खेती की ज़मीन, ये चीज़ें क्या धीरे धीरे मतलब सरकार ने अलाट की हैं या खुद ने ऐसे कोई डेवलप हुए हैं क्या? और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है, लेकिन वो उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो उनके पास ज़मीन नहीं है रहने के लिए, इसलिए वो मतलब उसको पैसे क्रेडिट होते नहीं उनको, क्योंकि दे हैव नो लैंड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। नहीं, जैसे ये जो आपका कालबेलिया समुदाय है, सांपों को पकड़ना, उनके खेल दिखाना, बीन बजाना, ये एक इंटरनेशनल लेवल की कला है, और सांप के जहर से अलग अलग तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं और लोग उसमें बड़ा पैसा भी कमाते हैं। क्या इन चीज़ों को सरकार ने कभी आप लोगों को टच में लिया हो कि भाई इन चीज़ों में आप हेल्प करें, क्योंकि आपका तो सदियों का पेशा है पकड़ना, उसका जहर निकालना, ये करना, तो क्या सरकार ने इस चीज़ों पे ध्यान दिया कभी? नहीं दिया। ये है जो मतलब जहर निकालना बहुत बड़ी मतलब कला है, और सरकार को भी मतलब इनसे बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन जो ये
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उनके तहत मतलब इनको मतलब पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि ये सांप प्रताड़ित और किया। हाँ मतलब क्योंकि ये सांप पकड़ के अपनी रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन वो एक्ट के माध्यम से उनको मतलब बैन कर दिया। तो अभी वो नहीं सांप पकड़ के भी आप रोजी रोटी नहीं चला सकते। नो, अभी वो मतलब एक्ट है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, उसके तहत इनको मतलब पूरा बैन लगा दी, तो दे हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड आल्सो। जी बाबा जी, आप कहाँ से हैं? तिंगरी से, जोधपुर जिला है, तिंगरी से, तहसील तिंगरी। जी आप कहीं कुछ कहाँ से हैं आप? मैं जोधपुर से हूँ। तो क्या आपको जो भेदभाव नज़र आ रहा है उसकी इस समस्या का समाधान लग रहा है आपको, कैसे हो? इसमें तो सर ये लगे गांव के अंदर पहले तो आपसी भेदभाव हो गया, जैसे SC ST एक होगा तभी दूसरे समाज वाले जैसे OBC जनरल करेगा। अब हमारे क्या SC ST वाले भेदभाव करे, आप भेदभाव करा तो दूसरे वाले तो करेगा। SC ST इन चीज़ों की OBC की भाई बात यह कि एक आदमी है, देश का नागरिक है, संविधान ने सबको अधिकार दे रखे हैं बराबरी के, सरकार कोई भी समाज किसी के साथ भेदभाव नहीं करे, ये गारंटी संविधान दे रहा है। तो क्यों नहीं ऐसे प्रयास हों, क्यों नहीं सरकार ऐसा करे कि हर आदमी जो देश का नागरिक है उसके साथ, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी तबके का, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। ये व्यवस्था पैदा करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? तो ये व्यवस्था ऐसे कि हम पहले तो हमारे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, एजुकेशन आएगा नहीं तो अपना आप लड़ेंगे, और एजुकेशन आएगा आप पढ़ लिख के अगर बड़ी पोस्ट पे या जो भी जाएगा तो धीरे धीरे अपनी भेदभाव खत्म हो जाएगा। सर शिक्षा का बहुत ही अभाव है। शिक्षा का हमारे कालबेलिया समुदाय में देखें तो बहुत ही शिक्षा का अभाव है, बहुत ही पीछे हैं शिक्षा को लेके। तो संवैधानिक मूल्यों को यदि अपन करते हैं, जैसे बंधुता का मूल्य है, तो मतलब भाईचारे की भावना को सेटअप किया जाए, मतलब संवैधानिक मूल्यों को अपना के अपने जीवन में अपना के हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये जो इस कार्यक्रम में जो राजस्थान के अलग अलग एरिया से जो कलाकार आए हुए हैं, और ख़ास तौर से जो कालबेलिया समुदाय के जो कलाकार हैं, और इधर कठपुतली का खेल दिखाने वाले भी हैं, और महिलाएं हैं, और महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी भी हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी हैं, उनकी जो लीडरशिप करने वाली महिलाएं हैं, वो तमाम जो राजस्थान से आए हैं। तो हम जानना चाहेंगे, जो बहन जी ने स्पीच भी दी थी अंदर प्रोग्राम में। जी आपका शुभ नाम बहन जी? मेरा नाम अरुणा है, मैं जोधपुर से हूँ। आप कितने सालों से लगे हुए हो और क्या काम कर रहे हो, इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। मैं इस प्रोग्राम में लगभग 2019 से जुड़ी हूँ, और मैं अपनी खुद की समझ बनी है इस प्रोग्राम में जुड़ने के बाद में। और अभी मैं एक महिला संगठन के साथ में काम कर रही हूँ, जो महिलाओं के मुद्दों को लेके वो पैरवी का काम कर रही है। आपको लग रहा है कि आज़ादी के 70-80 साल बाद क्या महिलाओं के या वंचित तबके के लोगों के इनके अंदर कोई भला हो रहा है? सरकारें कोई गंभीरता से इसकी कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखा जाए तो आज 77 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन आज भी महिलाओं की कहीं ना कहीं स्थिति वही की वही है। जातिगत भेदभाव को देखते हुए भी वो स्थिति है। इतने आए दिन क्राइम होते रहते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कानून जो व्यवस्था है उसको देखते हुए भी सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। तो ये जो आज़ादी है, ये कैसी आज़ादी है? हमारा एक ही सवाल है कि हम महिलाएं कब सुरक्षित होकर रोडों पर घूमती रहेगी? कब तक हम घर से बेधड़क होकर हम घर से बाहर निकलेंगी? तो ये जो आज़ादी है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी चाहिए। हमारे बीच में हेमलता जी हैं। हेमलता जी, आज के कार्यक्रम के बारे में आप बताइए। आज का जो कार्यक्रम है, मुख्य रूप से ग्रास रूट लीडर्स जो उभरे हैं, जिनको समाज में ज्ञान कला के होते हुए कई सारी चीज़ों पे काम करते हुए उनको कोई पहचान नहीं मिल पाती, तो आज का ये कार्यक्रम एक मंच भी है और एक दूसरे से साझा करने का मंच है, ताकि हम ये दिखा सकें कि ज्ञान कहीं अधूरा नहीं रहता। ज्ञान जो है हमारे सर्वोपरि है। पुश्तैनी ज्ञान भी कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से जोड़ता है, बंधुत्व का मूल्य हमें सिखाता है, जो आज मूल्य ख़त्म होते जा रहे हैं आज के माहौल में। तो वो ज्ञान और जो संस्कृति है वो हमें बंधुत्व से जोड़े रखती थी, न्याय से जोड़े रखती थी, और समता और समानता से जोड़े रखती थी। और आज का कार्यक्रम का मुख्य संदेश भी यही है कि हम भारत के लोगों ने
एक हम भारत के लोगों ने ये साइन भी किया है, ये मूल्यों पे विश्वास जताया है, भारत की एकता में अनेकता पे विश्वास जताया है। ये आज के संदर्भ में सोचने की भी ज़रूरत है और इस उत्सव के माध्यम से सभी को बताना भी चाह रहे हैं कि आज भी भारत में वो मूल्य जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे और हमेशा रहेंगे। ये जो ग्रास रूट लीडरशिप का जो फेस्टिवल है, इसमें एक और बहन आई हुई हैं। जी बहन जी, आपका शुभ नाम, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम निरमा है और मैं अजमेर ज़िले से हूँ। आप बताइए प्रोग्राम के बारे में। मेरा नाम निरमा है और मैं इस प्रोग्राम में 2016-17 से जुड़ी हुई हूँ। तब मुझे संविधान की कोई समझ नहीं थी। उस समय मैं सिर्फ घर का काम करती थी, खेती बाड़ी का काम करती थी, नरेगा में जाती थी। फिर मैं उसके बाद इस संविधान संगठन से जुड़कर, कोरो से जुड़कर, जेएलडीपी के परिवार से जुड़कर मुझे समझ बनी है, तो मैं आज खुद मेरे पैरों पर खड़ी हूँ। और मेरी जैसी महिला है जो उनको इस दरअसल से ऊपर लेके आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर घूंघट पड़ता है, तो अभी हमारे गाँव में घूंघट पड़ता बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे इस प्रोग्राम में काम करने के बाद मैंने 4 बाल विवाह रुकवाए हैं। जी, हमारे साथ एक और बहन है। जी बहन जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम गुलजार है। कहाँ से आए हैं आप? मैं अजमेर ज़िला से हूँ। मैं 2019-20 में जुड़ी थी। मैं एजुकेशन ना के बराबर थी। और जैसे अभी जो महिलाएं जो बात करती हैं कि हमारा अधिकार कब मिलेगा, मुझे लगता है कि जिस तरह महिलाएं अपने कुछ डिमांड के लिए पति से झगड़ा करती है, उसी प्रकार अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना होगा। और बिना लड़े हमारी लड़ाई, हम आज़ाद नहीं होंगे। हमारा देश आज़ाद है, ये बात सच है, लेकिन हम आज़ाद इसलिए नहीं है क्योंकि हम जागरूक नहीं है। हमको जागरूक होना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। मैं एजुकेशन में ना के बराबर थी, आज एमए हो गया मेरा। आज एमए कर लिया आपने? यस, एमए चल रहा है मेरा। तो आपके घर परिवार में आपकी जो बड़ी बहन या चाचा ताऊ की बहन है, वो कितनी पढ़ी लिखी हैं आपसे पहले? मैं अपना जो बताना चाहूँगी, मैं फर्स्ट बेटी हूँ अपने घर की, मेरे ददियाल में, जो एमए किया है और अपने लिए और अपने परिवार में महिलाओं के अधिकार के लिए बोलना सिखाया और आगे बढ़ रहे हैं। आज एजुकेशन में हमारे परिवार में सब मेरी तरह आगे है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मीना सेन है। कहाँ से आप? मैं अजमेर से हूँ और मैं कामगार महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए। आज महिलाएं नियोक्ता के द्वारा ही जो वेतन मिलता है उसी पर वो रहती है, वो 700-800 में काम करती है। मैं उनका संगठन बना करके उनको उचित वेतन देने के लिए उनको प्रोत्साहन दे रही हूँ और उनको स्वरोजगार से भी जोड़ रही हूँ। जी, आप कहाँ से आए हैं? नमस्ते जी, मैं अजमेर से आई हूँ। मेरा नाम सोना गुजरी है। इस संस्था से मैं 2021 से जुड़ी हुई हूँ। तो कहने का मतलब, हम ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडरों में हम इस संस्था से जुड़ने के बाद मैंने ऐसा सब कुछ किया था कि जो लोग हमारे से ना गिरी नज़रों से देखते थे और हाव भाव से बोलते थे ये तो ओझा है। समाज में हर तरह का भेदभाव है, आपके साथ में भी है और जाति को लेकर के भी है, सबको। उस पर आप क्या संदेश देंगे? समाज में जो भेदभाव है उसके ऊपर। समाज में वो भेदभाव हो, मिटाने का भेदभाव मिटना चाहिए। जी बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं जालोर जिले से हूँ। नाम आपका? मेरा नाम जसवंती चौहान है। और मैं जब इस जेएलडीपी से जुड़ के जो मैंने सीखा है, जो समझा है, वो लिंग भेदभाव को लेके कि बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने मेरे घर परिवार से शुरुआत की। मैंने मेरे परिवार की बेटियों को अपनी मर्जी से अपने स्तर का जीवन साथी चुनने की अनुमति देने का फैसला किया। और सबसे पहले मैंने ये शुरुआत मेरी बेटी से की मैंने। और ये सबके साथ होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों में जो भेदभाव है, उस भेदभाव को हमेशा के लिए ख़त्म करना होना चाहिए। जी बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं किशनगढ़। शुभ नाम आपका? शालू शर्मा। जी, आप बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। आज के कार्यक्रम के अंदर विभिन्न तरीके के डांस कल्चर के बारे में हमने समझा जाना। वैसे तो हमने प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत देखा करा था, लेकिन एक नया मतलब बदलाव किया जा सकता है, जिसमें पढ़े लिखे का इतना नहीं है। एक आगे बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। शुरुआत हमसे की जाए तो अच्छा है। नहीं, देखो, देश की जो व्यवस्था है, आप पढ़े लिखे हो, व्यवस्था है वो पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे पॉलिटिशियन हो। और भेदभाव होता है वो भी सरकारी लेवल पे होता है। सरकार चाहे तो भेदभाव खत्म हो सकता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि आदमी पढ़ लिखने के बाद ज़्यादा भेदभाव करता है? हाँ, पढ़ लिखने के बाद ज़्यादा समझदार होने लगता है। जैसे हमने भी कई प्रयास किए हैं लोगों के बीच में जाके शिक्षा पे, जो दलित वर्गों के साथ हमारे वहाँ पे भी है ना, लेट बात साफ कराया जाता है। लेकिन अब वो शिक्षा की उनसे कह रहे हैं तो बढ़ावा तो वो वहीं से आ। एससी समुदाय से हो आप? हाँ, एससी से हो? नहीं, मैं जनरल से हूँ। जनरल से। जी भैया, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं जालोर से हूँ।
और मैं मिड डे मील के लेके काम कर रहा हूँ। आज स्कूलों में मिड डे मील सरकार की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है, लेकिन उसमें भी जातिगत भेदभाव हो रहा है, छुआछूत हो रहा है। मैं पश्चिमी राजस्थान जालोर से आ रहा हूँ। वहाँ स्कूलों में बच्चे को थाली तक छूने नहीं दिया जाता है और थाली के पीछे निशान लगाए जाते हैं कि ये थाली पीले रंग की है, ये उन कैटेगरी के लिए ही है। ये देश आज़ाद होने के बाद में भी अपन को ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत दुख की चीज़ है। मैं कोरो के साथ में जुड़ने के बाद में काफ़ी बदलाव हो रहा है, अभी मैं बदलाव की प्रक्रिया में हूँ। जी भैया, आप कहाँ से हैं? जी, मैं भिलवाड़ा ज़िले से हूँ। सभी साथियों को जिंदाबाद। हम संविधान की उस रूप रेखा में कि जिस देश को आज आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भिलवाड़ा ज़िले में आप आएंगे तो आज भी एक मुस्लिम होने के नाते ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही भेदभाव उससे हो रहा है। जो लोग पढ़ लगे वो लोग ज़्यादा भेदभाव कर रहे हैं। वो लोग भेदभाव इस प्रकार करें, जो चीज़ मुझे मिल गई अब उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। एक सबसे बड़ा भेदभाव ये है। दूसरा भेदभाव ये है कि भिलवाड़ा ज़िला आज आप कह लीजिए कि हिंदू मुस्लिम का गढ़ बन चुका है। इतना गढ़ बन चुका है कि आज वो मुंह पे कहते हैं आप मुस्लिम हो यार, हम आपसे बात नहीं करेंगे। एक 8वीं क्लास का बच्चा ये बात बोलता है कि यार मेरे घर वालों ने मना कर रखा है कि मुस्लिम से बात नहीं करना। हमारे भिलवाड़ा में ये सोच। क्या शुभ नाम आपका? मोइनुद्दीन बागवान। गाँव कौन सा है? भिलवाड़ा जिला, राजस्थान। मैं मूल भिलवाड़ा जिला से ही हूँ, शहरी। तो वहाँ पे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होगी कि यहाँ पे संविधान का सबसे बड़ा खतरा अगर राजस्थान में कहीं है तो भिलवाड़ा जिले में। वहाँ पे सोच को मनुवादी इतना कर दिया है कि लोगों के बीच में धर्म से जात इतना हो गया है कि वो नाम दे के फिर बात करते हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं इवन बच्चियां भी होती है। आज ही हमारी मेरी छोटी बहन है जिसको उसकी मजाक में उसकी सहेलियां कहती है कि तू तो बहुत जल्दी पाकिस्तान जाएगी, वरना तेरा कागज़ तैयार कर लेना, वरना तू तो पाकिस्तान। वो मजाक में कह रही है, लेकिन ये सोच डाली गई इन बच्ची में कि 9वीं 10वीं की लड़कियां मजाक में बात कहती है अपने सहेली मित्रों कि तू तो कागज़ निकाले तो बहुत जल्दी पाकिस्तान जाने वाली। वो मजाक है, लेकिन ये सोच तो बनाई गई है ना। कहना सांप्रदायिक नफरत और सांप्रदायिक सोच है, इसका फैलाव हो रहा है तेजी से। बिल्कुल हो रहा है। तो इसका एक ही इलाज है, जब जितना संविधान का प्रचार प्रसार नहीं होगा जब तक ये सोच खत्म नहीं हो सकती। और हम इसी सोच के लिए आज हम यहाँ पे मिले हैं। और 10 साल तक जितना भी हमारा कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन किया गया है कि हम लोगों ने क्या क्या काम कर आने वाले टाइम में हमारी क्या भूमिका होगी और संविधान से देश को कैसे बचाया जा सकता है, संविधान कितना लागू किया है, कितना लागू हुआ और कितना नहीं हुआ, उसके सबके बारे में बताने का गया है। मैं और आदिल हम इसी कार्यक्रम में लगे हुए संविधान को बचाने में। इसी संदेश के साथ आज का ये जो ग्रास रूट लीडरशिप का जो फेस्टिवल जयपुर में आयोजित किया गया है, तमाम राजस्थान के अलग अलग इलाके से, तमाम तबके के, खास तौर से वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी और ट्रांसजेंडर समुदाय के, कालबेलिया, घुमंतु, तमाम तर लोग जो यहाँ आए हैं और उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और आयोजन करने के साथ एक बड़ा संदेश दिया है कि देश का संविधान है जो बराबरी चाहता है, जो भेदभाव नहीं चाहता, उस संविधान की अक्षरश पालना हो, उसकी पालना सरकारें करेंगी, ब्यूरोक्रेसी करेगी और उनको करना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो ये भेदभाव ऐसे ही चलता रहेगा, लोग ऐसे ही वंचित रहेंगे, उनकी समस्याएं वैसे ही विकराल रूप धारण किए हुए होंगे। तो आज सबसे बड़ा संदेश कि संविधान की पालना हो। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समापन की ओर है और तमाम तर लोगों ने अपने इसमें विचार व्यक्त किए हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।